नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सीजीआई चंद्रचूड़ जी का 8 नवंबर को रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट से पहले पहले कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जो सर को देने हैं और जो जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। जो आज फैसला आया पहले उसको भी देखेंगे, जो लेडी जस्टिस की जो स्टैचू लगी है वो भी, और अब जो बचे हुए अगले 8 नवंबर तक जब तक सर का रिटायरमेंट है उसके पहले तक जो सर को जो जो जजमेंट देने हैं हम एक बार वो पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आज का आया हुआ जजमेंट, जहां पे 4-1 की मेजोरिटी से एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजेस बेंच ने आज फैसला दिया कि हां, जो आसाम अकॉर्ड के द्वारा जो सिटीजनशिप कानून में जो सेक्शन 6A डाला गया था वो वैलिड है। क्या है सेक्शन 6A, क्या आसाम अकॉर्ड हुआ, सारी बात समझते हैं क्या होता है। हमें ये तो पता है, जब बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो उसके पहले तक क्या हो रहा था कि बांग्लादेश बनने से पहले जो ये ईस्ट पाकिस्तान था, यहां पे पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज्यादा जो है एट्रोसिटीज करी थी। एट्रोसिटीज के अलावा यहां पे आपने देखा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने कई ज्यादा जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उनका शोषण किया, एक्सप्लॉइट किया, महिलाओं को बलात्कार किया और बच्चों को मारा, सबको कुछ भी जो जो चीजें देखी। इसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश से एक इन्फ्लक्स आया जो हमारे ईस्टर्न कंट्री में, हमारे ईस्टर्न साइड में, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इन जगहों पे आया। अब यहां पे जब इतने सारे लोग, ऑलमोस्ट 57 लाख लोग जब यहां हमारे वेस्ट बंगाल में इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में आ गए, इसकी वजह से क्या होता है, एक डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है। अब इसी चीज के लिए फाइट कर रहे थे कई सारे असम के रहने वाले लोग। वो कह रहे थे कि जो आपने असम अकॉर्ड की वजह से जो आपने नागरिकता दी है इन बांग्लादेशियों को, यह दिक्कत हमारे लिए हो गई है। ये कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस 2012-2017 से चला 2023 में जाके इसके डिसीजन को हमने फाइनली इसको रिजर्व कर लिया था और आज जाके ये डिसीजन आया है जिसमें 4-1 की मेजोरिटी से उन्होंने कहा है कि जो जजमेंट है वो जजमेंट ऐसा है कि जो हमारे असम अकॉर्ड है वो ठीक है। अब ये इलीगल माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, पहले इसको समझते हैं क्या हुआ है। हमें यह भी जानना है लेडी जस्टिस का क्या रोल है, हमें यह भी जानना है कि अब और बचे हुए जजमेंट क्या आने वाले हैं, अगले सीजीआई जी कौन होने वाले हैं, सारी बात देखेंगे हम। एक एक करके शुरू करते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यहां पे आपको ऐसे करंट अफेयर, आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज यहां आपको मिल जाते हैं। यू कैन ज्वाइन या तो स्कैन करके या ये यूजर आईडी सर्च करके जिसमें लिखा है आदित्य तिवारी सर यूपीएससी वाला, बीच में अंडरस्कोर है। नाउ आगे चलते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि केस कैसे शुरू हुआ है, क्या हुआ क्या है। हम ये जानते हैं जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था और जब वहां मुक्ति बाहिनी ने वहां पे जब फाइनली जाके इंडिया की हेल्प से हराया जब पाकिस्तानियों को, तो उसके बाद से आसाम में एक पार्टी बनती है या एक मोर्चा बनता है, एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कौन है, आसाम सन मिलिशिया महासंघ। अब ये एक सिविक पार्टी है, एक आंदोलन का एक अपना ग्रुप है। इन्होंने लीगल बैटल लड़ना शुरू किया। इन्होंने कहा हमारे सर कई सारे पॉइंट हैं। क्या पॉइंट, एक बार इनकी बात समझते हैं क्या चीज है। तो इन्होंने कहा जो सेक्शन 6A है, ये 6A वायलेट करता है हमारे वेरी फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये जो आप देखते हो प्रियम्बल में हमारे फ्रेटर्निटी, सिटीजनशिप, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सब चीज हमारी ध्वस्त हो रही है, गलत है। 6A क्या है, पहले 6A जान लेते हैं एक बार। 6A क्या है, 6A हमारे नागरिकता एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट के द्वारा डाला हुआ 1985 में ये एक अमेंडमेंट के द्वारा डाला हुआ एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है। अब क्या मतलब है इसका 85 में, क्यों, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे 71 के बाद से, वॉर के बाद से 71 से लेके 85 हो चुका है, ऐसे 14-15 साल हो चुके हैं और लोग वहां परेशान हैं। लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि सर हमारे साथ देखो, हमारे साथ क्या हो रहा है आसाम में। यहां आगे देखो आप, फिर क्या होता है, राजीव गांधी जी की सरकार एक आसाम अकॉर्ड साइन करती है। ये आसाम अकॉर्ड साइन करती है विद द आसाम, जो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के लोग और वहां के आसाम सरकार के साथ ये एक अकॉर्ड साइन होता है। इसमें होता है कि शांति बहाल करते हैं, सॉल्व करते हैं क्या मुद्दा है। अब मुद्दा ये निकल के आया, इन्होंने 6A में डाला कि जो लोग 1966 के पहले आ गए, इसके पहले, वो तो ऑर्डिनरीली हमारे रेसिडेंट हैं ही हैं, चाहे वो असम में आए, बांग्लादेश में आए, कहीं भी आए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 66 के पहले जो लोग आ गए हैं वो अब हमारे इंडिया के हैं, इंडियन सिटीजन हैं। अब जो 66 से लेके 1971 के बीच में आए हैं, ये जो इस 5 साल के दौरान जो लोग आए हैं, इनको सबका सब राइट्स मिलेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा अंटिल ये 10 साल यहां और रह लें। यानी 1981, अगर कोई 1967 में आया, 1967 में आया, तो वो पहली बार वोट दे सकता है इंडिया में जब वो 1977 तक या इंडिया में रह रहा हो, तो वोट देने का उनको राइट नहीं मिला। अब जो 71 के बाद जो भी लोग आए हैं, ये 71 के बाद आने वाले लोग इलीगल माइग्रेंट हैं, जब तक कि इनका पूरा का पूरा इनकी डिटेल चेक नहीं हो जाती, एनआरसी वगैरह पूरा मेंटेन नहीं हो जाता। ये आया इशू। अब ये जब इशू आया, ये इशू लिखा गया सेक्शन 6A में, सेम चीज लिखवा दी गई कि भैया ये डेट है, कट ऑफ डेट जो भी 66 से पहले आ गया वो ठीक है। जो 25 मार्च को जब 71 में जब वॉर खत्म हुई, उसके बाद
जो भी लोग आए हैं वो इलीगल माइग्रेंट हो गए, उनको डिटेन करेंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे, जो भी करना है आगे उनका फिर प्रोसेस शुरू हो गई। अब कई सारे इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं आसाम में जिन्होंने चैलेंज किया, जिनमें से ग्रुप एक ये है जो है कि है आसाम सन मिलिशिया महासंघ। अब इनका कहना है काफी कुछ कि जो 6A है फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, 14, 21, 29 का वायलेशन कर रहा है। इवन जो 6A है वो आर्टिकल 325, 326 का उल्लंघन कर रहा है, दैट मींस इलेक्शन का उल्लंघन हो रहा है। अब भैया इन्होंने बताया कि आपका जो आपने 6A डाला है दैट इज बियॉन्ड योर एम्बिट, यानी लेजिस्लेचर को नहीं करना चाहिए था, ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, और इन्होंने जो किया है वो रॉन्ग है, वेरी रॉन्ग है, नहीं चलेगा कुल मिला के। अब इन्होंने कहा हम इतनी सारी जो मांग कर रहे हैं इनमें से हमारी मांग क्या निकल के आ रही है? मांग ये है कि आप सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो, बस साफ सीधी बात। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है। दूसरे में बोला जा रहा है कि 2003 में जो सिटीजनशिप रूल्स में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि रूल 4A डाला गया है, रूल 4A को भी बोलो कि भैया ये भी जो है ये अल्ट्रा वायरस है संविधान से। अल्ट्रा वायरस देखो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि ये अब नहीं टिकेगा। अल्ट्रा वायरस, जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उन्हें समझ में आता होगा कि ये अब गलत है, यानी कि संविधान के अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा अगर ऐसा ना हो पाए तो एक रिट ऑफ मैंडेमस, एक रिट ऑर्डर जारी किया जाए जिसमें कि हम यूनियन यानी केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिलवाएं और यूनियन को बोलें कि आप एक पॉलिसी बनाओ, हमको चाहिए स्टेट्स के साथ, सारे यूटीज के साथ आप बैठो और ये देखो कि इनका रिहैब कैसे होगा, इनको कहां आप डिपोर्ट करोगे, कैसे करोगे, हम नहीं जानते। अच्छा, फिर इसके बाद यूनियन को एक कंप्लीट फेंसिंग करनी है पूरे बांग्लादेश बॉर्डर की, जितनी फेंसिंग होनी है वो अब तक क्यों नहीं हुई है और कब तक हो जाएगी वो करवाइए आप। ये सारे के सारे इनके अपने रूल्स रेगुलेशन जो इन्होंने मांगे, ये इन्होंने मांग करी। जब इन्होंने मांग करना शुरू किया, केस शुरू हुआ काफी पहले से, 2012 तक से लड़ाई शुरू हो रखी है। 12 के बाद 2017 हो गया, फिर उसके बाद और जज की बेंच बनी। क्या होता है 2012 में ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहां पे पहली बार क्या होता है, 2014 में पहली बार केस की जब हियरिंग हुई, शुरू हुई, तो जस्टिस नरीमन जी का एक बेंच था, डिवीजन बेंच, यानी इसमें एक और जज थे +1, 2 जजेस की बेंच थी, डिवीजन बेंच की। अब इन्होंने बोला ये मैटर काफी ज्यादा पेचीदा है, इसमें चाहिए एक बड़ी बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इसमें क्रिएशन होता है। अब जब क्रिएशन हुआ उसमें कौन से जजेस थे? उसमें थे जस्टिस मदन लोकुर जी थे, जस्टिस अग्रवाल जी थे, जस्टिस पीसी पंत जी थे, जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे जो अभी सीजेआई हैं, और हमारे अशोक भूषण जी थे। समय हुआ, फिर इनमें से जस्टिस रिटायर हो गए, इकलौते जस्टिस चंद्रचूड़ जी बचे। अब दोबारा क्या होता है, एक बार फिर से बनती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये दोबारा शुरू होती है। इसमें से भी जस्टिस MR शाह जी रिटायर हो गए, जस्टिस कृष्ण मुरारी जी रिटायर हो गए, अभी बचे 3 जजेस। तो दोबारा से एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई और ये बेंच फाइनली बन के रेडी हुई थी। इस बेंच ने 2023 में दिसंबर में सुनवाई करना शुरू किया और अपना फैसला इन्होंने अपना रिजर्व करके रख लिया। इन्होंने कहा लो हमने अपना फैसला सुन लिया, देखो हमने सारी बातें सुन ली है सबकी, अब दिसंबर 2023 में फैसला हो गया रिजर्व, बताया जाएगा थोड़ा लेट बताया गया है। इसमें यहां पे जो जजेस ने आज फैसला दिया है, पहले एक बात जान लो, जजेस ने जो फैसला दिया है 4-1 की मेजॉरिटी से दिया है, यानी कि इसमें जस्टिस AS बोपन्ना जी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी, जस्टिस MM सुंदरेश जी और जस्टिस मनोज मिश्रा जी, इन्होंने एक साथ एक तरफ रहकर जजमेंट दिया है। जस्टिस पार्डीवाला जी ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दी है, एक डिफरेंट ओपिनियन दी है। इन्होंने कहा है कि नई जो हमारा सेक्शन 6 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए। अब एक बार जान लेते हैं, पहले मेजॉरिटी ओपिनियन जान लेते हैं। मेजॉरिटी ओपिनियन क्या कहती है? मेजॉरिटी ओपिनियन का कहना है, जिसमें सीजेआई सर खुद भी हैं, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो हमसे कि सिंगलिंग आउट ऑफ असम फ्रॉम अदर स्टेट्स, आपको इसमें दिक्कत आ रही है। आप कह रहे हो कि असम की डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। अच्छा, आप असम के कल्चरल और लैंग्वेज जो हेरिटेज है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप एक तरफ हमें जरा नंबर्स देख के बताओ। यहां पे इन्होंने कहा है बांग्लादेश का, ठीक है आपका बॉर्डर बहुत सारा है, ये है बांग्लादेश का मैप। अब आप देखो ये बांग्लादेश है बीच में ऐसे, ठीक है, इधर हमारा वेस्ट बंगाल है, इधर असम है, जो असम ऐसे भी आ रहा है नीचे, ठीक है, ओके। अब जो कुछ बांग्लादेशी असम में गए हैं, कुछ बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में गए हैं, यहां पे इन्होंने कहा है कि इंपैक्ट ऑफ 40 लाख माइग्रेंट्स इन असम, गुड, वेरी गुड, इज ग्रेटर। मतलब यहां पे इन्होंने कहा 57 लाख माइग्रेंट आए हैं वेस्ट बंगाल में, 57 लाख आए हैं और असम में 40 लाख आए हैं। मान गए आपकी बात कि हां आपके यहां पे नंबर ज्यादा है और आपके यहां पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का काफी हिस्सा हो गया है बांग्लादेशियों का, प्रॉब्लम है, बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मेयर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स यहां पर हैं, आपको प्रॉब्लम है कि आपका कल्चर जो आपका हेरिटेज का नुकसान हो रहा है, इससे आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा यह नहीं हो सकता है। स्टेट डज नॉट मीन दैट द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हम वादा देते हैं आपको कि हाँ ठीक है, हम जो माइनॉरिटीज है हमारे देश में, हम उनकी हिफाजत करते हैं, ये स्टेट का दायित्व है डीपीएसपी के द्वारा भी, और फंडामेंटल राइट में इन सारे सिटीजन को मिला भी हुआ है कि अगर माइनॉरिटी है तो भैया आपका अधिकार आपके साथ है, गुड। पर आप ये बात समझिए कि यहां पे
ये एक सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। इन्होंने कहा पेटिशनर्स हैव टू प्रूव दैट वन एथनिक ग्रुप इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन कल्चर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर ग्रुप। आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो हमारे सामने। इसके बाद जस्टिस कांत जी ने जस्टिस सुंदरेश जी के लिए और और अपने जस्टिस मनोज मिश्रा जी के लिए एक जजमेंट सेपरेट लिखा, वो भी मेजोरिटी के साथ ही था। इन्होंने लिखा है, जस्टिस कांत ने बोला है कि हम एक आर्गुमेंट पूरा पूरा तौर से रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कौन सा है कि प्रोविजन सफर्ड फ्रॉम मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस, कि जो 6A है, ये 6A अपने आप से ही इनहेरेंटली आर्बिट्रेरी है। ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा, ये आर्गुमेंट गलत है। मतलब कि इन्होंने कहा कि आर्गुमेंट ऑफ पेटिशनर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल 29, आप आर्टिकल 29 का हवाला दे रहे हो हमें, आप आर्टिकल 29 के द्वारा आप ये कह रहे हो कि भैया हमारा जो है कि बिल्कुल हनन हो गया, माइनॉरिटी के राइट्स खत्म हो गए, माइनॉरिटी अपना कल्चर अपना कुछ प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, ये हम आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जस्टिस कांत के जजमेंट ने बोला कि दे हैव नॉट बीन एबल टू शो एनी इंपैक्ट ऑन एसएमईज कल्चर एंड लैंग्वेज, कोई हमें इंपैक्ट नहीं दिख रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट सेक्शन 6 से जो है मैंडेट करता है कि माइग्रेंट्स हु एंटर्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट, इस डेट के बाद शुड बी डिटेन एंड डिपोर्टेड। बिल्कुल हम सेक्शन 6 में ही कहते हैं, 6 में ऑलरेडी लिखा हुआ है जो लोग कट ऑफ डेट के बाद आए हैं वो इलीगल माइग्रेंट हैं, उनको रखा जाएगा, उनको डिटेन करेंगे, उनको डिपोर्ट भी कर देंगे। ये आर्गुमेंट है, ये तो 6 में लिखा हुआ है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब यहां पे इन्होंने कहा ऑन द सेम काउंट जजमेंट रिजेक्टेड द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन इंफ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21। समझने वाली बात यह है, जो आर्गुमेंट्स थे कि साहब हमारी जो है बिल्कुल हमारी हर चीज हमारी कम हो गई है, हम जो राजीव गांधी जी की सरकार ने जो किया था वो फेयर है कि नहीं है, तो यहां पे चंद्रचूड़ जी ने बोला अपने जजमेंट के दौरान ही, सबसे पहले ही ओपनिंग में ही, कि देखो जो आसाम अकॉर्ड साइन हुआ है, यहां बैठ के जो राजीनामा हुआ है कि उपद्रव नहीं होगा, शांति बहाल होगी, वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, गुड। और जो 6 से आया है, सेक्शन 6 से जो इसमें नागरिकता अपने कानून में जोड़ा गया है, वो एक लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन है। दोनों चीज क्लियर हुई? एक तो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो बैठ के सुलझाई गई बात ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, दूसरी चीज जो 6 से जोड़ा गया नागरिकता में, उसको हम बोल रहे हैं कि वो लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन है, यानी वो कानूनी सॉल्यूशन है। दोनों चीज होगी डिस्कस, ठीक है, ये बात डिस्कस हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं यहां पे जहां पे हम बात करेंगे कि डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है। याद रखना, कोई भी जज जो डिसेंट ओपिनियन देता है, डिसेंट ओपिनियन, वो डिसेंट ओपिनियन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर किसी के लिए। हर किसी को मैं हर बार कहता हूं कि आज कोई अगर जज डिसेंट दे रहा है, मेजॉरिटी से अगेंस्ट जाके खड़ा होकर बात कर रहा है, जो सरकार के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है, जो भी है, वो जज की ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिसेंट ऑफ टुडे, जो व्यक्ति आज अकेले कन्विंस है, कल और भी लोग कन्विंस हो सकते हैं। डिसेंट ऑफ टुडे बिकम्स द लॉ ऑफ टुमारो। आज एक जज मना कर रहा है, कल हो सकता है कि 3, 5, 4, 10 जजेस और बोले कि हां वो जज जिन्होंने पिछली बार खड़ा होकर बोला था अलग से, वही सही थे। ये हमेशा हुआ है, आगे भी होगा, कि जहां पे एक डिसेंटिंग ओपिनियन होती है, जो जज खड़ा होकर अगेंस्ट सबके अगेंस्ट कहता है कि नहीं आप सब लोग गलत हो, मेरी बात सुनो आप, तो उस जज की ओपिनियन सुनना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे पार्टीवाला जी ने यहां पे जो ओपिनियन दी है, इन्होंने कहा है कि नहीं, सेक्शन 6A अपने समय के साथ आते आते ये तब वैलिड हो सकता है, ठीक है, पर आज ये टेम्पररी फ्लॉड है। अब आज ये विद टाइम आज ये बेकार हो चुका है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। इन्होंने पार्टीवाला ने जी बोला कि जो क्लासिफिकेशन किया है आपने 66 से पहले के और इधर 66 से पहले के और इधर 66 से लेके 71 के, ये आर्बिट्रेरी है, ये लॉजिक नहीं बनाता। या तो आप 71 डेट कर देते सीधा, आप कहते 71 के बाद जो आए, 71 के पहले जो आए, बस दो क्राइटेरिया हैं। ये क्या होता है, 66 के पहले आ गए और 66 के 71 के बीच में जो आए हैं, ये नहीं चलता है। अब ये इमिग्रेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रीजनेबल फॉर ऑल टाइम्स, नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा 6A, क्योंकि 6A के साथ कोई और प्रोविजन नहीं है, दैट मींस इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, टेम्पोरल लिमिट नहीं है। इसका मतलब है 6A जो है आज एक काउंटर सर्व कर रहा है अपने पर्पस को फुलफिल तो नहीं कर रहा, लेकिन उल्टा नुकसान ये अपना कर रहा है। इन्होंने कहा इट इज इलॉजिकली यूनिक दैट अ पर्सन वांटिंग टू अवेल, अगर उस पर्सन को अपने पूरे अधिकार चाहिए, वो व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी है और यहां पे आगे बसा हुआ है, अगर वो अपने नागरिकता के अपने सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहता है अंडर 6A, देन ही हैज टू वेट, ही हैज टू वेट टू बी डिटेक्टेड, पहले उसको ढूंढा जाए, वो इंतजार करे कि पहले मुझे ढूंढे कोई आके, फिर जाके क्या होगा, मैं ट्राइब्यूनल में जाऊंगा जहां पे नागरिकता के लिए अपनी लड़ाई करूंगा। उस नागरिकता के बाद क्या होगा, मैकेनिज्म आगे शुरू हो जाएगी, प्रोसेस आगे, पता नहीं उसका डिपोर्ट हो नहीं हो, जो भी हो। ये वेटिंग वाला पॉइंट जो है दैट इज इलॉजिकल, कि 10 साल आप वेट कर रहे हो, नहीं। इन्होंने कहा 6A जो है आज अनकॉन्स्टिट्यूशनली, आज 6A ने अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एक्वायर कर लिया है, यानी कि ये 6A अब किसी मतलब का नहीं रह गया है। वी नीड टू स्ट्राइक इट डाउन विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी आगे आने वाले समय के लिए हम हटा देंगे। जो व्यक्ति आज एनआरसी की बात कर रहे हैं, जो लोग आज कह रहे हैं कि साहब ये नहीं चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए हमें, हमारा किताब हमारे कागज, इनको बोलो कि अब से
ऐसा नहीं होगा। ये इनकी ओपिनियन थी अलग, बस इन्हीं के लिए। लेकिन 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 यहां पे एक पॉइंट है, अब ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इन्होंने कह तो दिया, अब लेकिन जो असमीज का जो लोगों का कहना है, वो एक कहना बहुत सही है, वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला था कि सर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप एस्पेक्ट भूल रहे हैं कि जो हमारी वोटिंग पॉपुलेशन है उसका क्या होने वाला है। इन्होंने कहा था असम के जो लोगों ने कि सर आप एक काम कर सकते हैं कि एक अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। कहां पे, कैसे, कि आप एनआरसी को अपडेट करो पहले तो, पर लेकिन कौन सा डेटा लेके, आप डेटा लेना 1951 एनआरसी का, 1951 एनआरसी का डेटा लेना। उसकी वजह से आपको कई सारे की पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि कौन लोकल एसएमईज हैं, कौन नेटिव एसएमईज हैं और कौन बाहर से आए हैं। अब इसके बाद आप इस समय ये मत लेना कि 24 मार्च 1971 का इलेक्टोरल रोल वोटर आईडी डेटा ले रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये मत लो आप, ये नहीं चाहिए हमें। तो इन्होंने कहा हमें चाहिए 51 का, जिसके जो हम अपने बाप दादा परदादा जो हम अपनी पूरी हेरिटेज दिखा पाए, वो लोग कहलाएं लोकल आसामीज नेटिव लोग, उसके अलावा कोई और नहीं। अब चलते हैं जो सीजीआई सर के पास और भी जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या आई। तो अभी हमने देखा कि हमारी लेडी जस्टिस की जो मूर्ति है वो थोड़ी चेंज हो गई है। अब जस्टिस की मूर्ति ऐसी है जिसमें आंख पे पट्टी नहीं बंधी है और हाथ में संविधान है। पहले कानून अंधा होता था, फिल्मों में आता था, और हाथ में तलवार होती थी। अब इन्होंने कहा कि नहीं, तलवार नहीं, संविधान होगा। ये कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की लाइब्रेरी है, जजेस की लाइब्रेरी में इस मूर्ति को लगाया गया है। ये भी सीजीआई सर के टेन्योर में ही हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये उनके ये इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है कि यहां पे मूर्ति तो है ही। आओ बात करते हैं कि और नए नए अभी केस क्या आने हैं। पहली बात तो अभी एएमयू पे फैसला आना है। एएमयू का फैसला जो बचा, अब देखो यहां तो लिखा है 15 दिन, लेकिन 15 दिन भी नहीं बचे हैं। आप जोड़ के देखो, अभी से 15-20 दिन है, दिवाली की छुट्टी आ जाएगी, संडे भी होगा, वीकेंड भी होगा, तो काम करने के लिए इनके पास अब काफी कम दिन बचे हैं। अब जजमेंट प्रोनाउंस होंगे, काफी सारे एक साथ आएंगे, एक एक करके सबको उठाएंगे जब जब आएंगे। तो पहला जजमेंट जो आने वाला है वो है एएमयू का। क्या एएमयू माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है? क्या एएमयू एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त है, क्या वो यूनिवर्सिटी को अब एक माइनॉरिटी ही चलाए या उसके बोर्ड में और भी लोग आ सकते हैं? फिर इसके बाद एक और है, रिक्रूटमेंट रूल्स कैन बी अमेंडेड आफ्टर प्रोसेस बिगिंस। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं और एग्जाम मैंने रिटर्न अगर मैं क्लियर कर लिया और इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा हूं मैं, तब एक नया रूल आ जाए इसी जो बॉडी एग्जाम करने करा रही है कि भैया अब तो जो लोगों ने 75% पाए हैं वही इंटरव्यू देंगे। पहले नहीं था ऐसा रूल, तो उसका मतलब क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तब आप क्या रूल चेंज कर दोगे? अब इसके बाद एक और, इंडस्ट्रियल लिकर को कौन रेगुलेट करता है? ये भी इस पे 9 जजेस बेंच बैठी हुई थी। फैसला रिजर्व्ड है, फैसला पढ़ा जाना बाकी है। एक और आर्टिकल 39B जो आर्टिकल 31C के तहत प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 39B क्या कहता है कि अगर सरकार को या राज्य को चाहिए होगा किसी की प्राइवेट जमीन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक गुड, तो वो ले सकती है। तो आर्टिकल 31C इस कानून को प्रोटेक्ट करता था। अब इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर सुन लेते हैं दोबारा से, एक बार सुनवाई पूरी कर लेते हैं। 9 जज बेंच इस पे भी बैठी हुई है, बड़े बड़े जजेस हैं, बड़ा बड़ा फैसला आना है। फिर इसके बाद एक और केस है बाइजूस का, वो भी फैसला आना है। फिर आरजी कर हॉस्पिटल भी आना है फैसला। फिर पेंशन ऑफ जजेस, ये भी फैसला आना है। तो काफी सारे फैसले होने वाले हैं। एक और अब तो इन सारे फैसले इसके साथ साथ हमने देखा है कि अभी तो नेक्स्ट सीजीआई का भी तो चुनाव होना है। आप देखिए अभी जब इनका रिटायरमेंट होगा तो अगले जो सीजीआई होंगे वो होंगे जस्टिस संजीव खन्ना जी। और मुद्दे की बात है कि ये है जस्टिस हंसराज खन्ना जी के नेफ्यू, यानी कि जस्टिस एचआर खन्ना, लेजेंडरी जज, एकदम ऐसे जज अकेले जज हैं जिनके जीवन काल में रहते हुए उनकी पेंटिंग, उनकी मूर्त लगवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेजेंडरी जज, इन्होंने जो फैसले दिए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और इन्होंने उसके बाद जो हेबियस कॉर्पस केस में जो डिसेंडिंग ओपिनियन दी थी, एडीएम जबलपुर ने जो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, केशवानंद भारती में जो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। रिमार्केबल जज, रिमार्केबल रूलिंग्स, रिमार्केबल जजमेंट्स। तो उनके ये नेफ्यू हैं और ये ओथ लेंगे, और ये ओथ इनके शायद लेने के साथ 6 महीने का इनके पास समय रहेगा, और अगले साल मई में ये रिटायर हो जाएंगे। 6 मंथ का टेन्योर रहेगा जस्टिस खन्ना जी का। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा आगे। विद दिस हमारी तो न्यूज हो गई आज की खत्म। जो आपको बताना था कि बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं और बड़ा आगे जो आएगा हम उसको टेकअप करेंगे। मिलते हैं फिर जब कोई नए केसेस आएंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।